फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पर कह रहा है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग बड़े स्तर पर जो यूज करते हैं वह अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में एवं एसिटिक एसिड को भी बनाने में हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। इट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यहाँ पर भी हमारा कह रहा है कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट का भी यूज हम लोग जो है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यानी अल्कोहल और वाइन बनाने के रूप में भी हम लोग इसको करते हैं, इसको भी करते हैं। फॉर दिस पर्पज इस कार्य के लिए ईस्ट इज ग्राउंड ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक barley, wheat, राइस, क्रश फ्रूट जूस etc। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी हमारा है, जैसे कि जौ है, गेहूं है, चावल है और फलों के रस है, तो इसमें जो उपस्थित प्राकृतिक रूप से जो शुगर होता है, उस शुगर में ईस्ट को डाल करके यानी ईस्ट जो है उसके साथ हम मिला करके हम क्या करते हैं कि अल्कोहल और शराब का उत्पादन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा कि जो बरली होता है, गेहूं होता है, चावल होता है और जो फलों के रस होते हैं, उसमें जो है उपस्थित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शुगर, उसका यूज जो है हम लोग उसमें ईस्ट डाल करके या ईस्ट का जो हम लोग ग्रो करा करके उससे जो है हम लोग शराब और अल्कोहल बनाने में जो है वो यूज करते हैं। एक्टिविटी 2.4 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लिखा है टेक ए 500 मिलीलीटर बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, added half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place in 4-5 hours. Now, smell the solution. Can you get a smell? यहाँ पर कह रहा है कि 500 मिलीलीटर का बीकर हमको लेना है और उसमें 3/4 भाग जो है जल लेना है। इसमें 2-3 चम्मच हम क्या करेंगे कि चीनी मिलाएंगे और इसमें हाफ चम्मच जो है वह ईस्ट पाउडर को भी हम इसमें मिलाएंगे या तो डालेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 4-5 घंटे के लिए उसको हमको छोड़ देना है, यानी थोड़े से हल्के गर्म जगह पर ढक करके। उसके बाद क्या कर रहा है कि नो स्मेल द सोल्यूशन, क्या उसमें जो है वह किसी प्रकार का स्मेल आएगा? कैन यू गेट की स्मेल, क्या उसमें हम लोग जो है वह हमें गंध जो है वह महसूस होगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, इसमें हमको जो है वह गंध जो है वह महसूस होगा। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, और ये जो स्मेल आएगा उसी स्मेल को हम लोग जो है वह अल्कोहल कहेंगे, यानी उसी के गंध को हम लोग जो है अल्कोहल कहेंगे। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, इसमें हुआ क्या है कि जो शुगर उपस्थित था वह शुगर जो है अब अल्कोहल के कारण जो है शुगर जो उपस्थित था वो अल्कोहल के रूप में जो है वह कन्वर्ट हो गया है बाय ईस्ट, यानी ईस्ट के मिलाने से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज ए फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को जिसमें हमारा शुगर जो है वह कन्वर्ट हो जा रहा है अल्कोहल के रूप में, उसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जिसका हमारा नाम है लुईस पास्चर। डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछा करता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो हम कह सकते हैं कि लुईस जो पास्चर थे उन्होंने ही जो फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था 1857 ईस्वी। अब देखते हैं यहाँ पे मेडिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर्स मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। यहाँ पर कह रहा है कि जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के कुछ इंजेक्शन देता है अथवा कोई अन्य
या दूसरा प्रतिजैविक, या तो वह टैबलेट या तो कैप्सूल देता है। ठीक है। द सोर्सेस ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन औषधियों का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा सूक्ष्म जीव होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ही जो है वह मेडिकल साइंस में जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन जो है वह बनाए जाते हैं। These medicine kills or stop the growth of disease causing microorganisms। और ये जो मेडिसिन होता है वह किल मतलब मारता है और स्टॉप रोकता भी है द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट भी करता है और उनकी वृद्धि को भी रोकता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, और ऐसे ही मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एंटीबायोटिक, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस मेडिसिन दोज टाइप्स ऑफ मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, that types of medicine is called antibiotic. These days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi। अब यहाँ पे कह रहा है कि आजकल जीवाणु से या तो कवक से अनेक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं या औषधियां हैं वह जो है बनाया जा रहा है या तो उसका उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा उदाहरण में दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये लिखा हुआ है हमारा कुछ एंटीबायोटिक है जिनका यहाँ पे नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो दिया है वह है हमारा टेट्रासाइक्लिन, एंड यहाँ पर फिर दिया है एरिथ्रोमाइसिन। ये जो है वह कुछ एंटीबायोटिक है जिनका यहाँ पर हमारा नाम दिया गया। आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिन्हें कवक को एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। यहाँ लिखा है कि कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, यानी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको वह एंटीबायोटिक जिसको हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, वह जो है वह फंगी या बैक्टीरिया से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। यहाँ पर कह रहा है कि किसी विशिष्ट प्रकार का, यहाँ पे लिखा है द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज। इसका कहने का मतलब है कि किसी विशेष प्रकार की जो सूक्ष्मजीवी होता है उसका संवर्धन करके जो है उसका प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में भी जो है वह इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। यहाँ पर कह रहा है कि वही यहाँ पे लिखा है कि जो हम घरों में पशुओं का जो पालन करते हैं या कुक्कुट का पालन करते हैं या तो मुर्गा का पालन करते हैं पोल्ट्री फार्म में, तो उसके जो भोजन होते हैं उस भोजन में हम लोग भी जो है एंटीबायोटिक जो है वह मिला करके और उन लोग को हम लोग जो है वह चारा देने का काम करते हैं। और अगर इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि पशुओं में जो है वह जो हमारा सूक्ष्मजीवी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका संचरण जो है वह एक जीव से दूसरे जीवों में ना हो सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज। अब यहाँ पे कर रहा है इसके द्वारा जो है बहुत सारे पौधों के रोगों को नियंत्रण भी जो है वह हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर कर रहा है सन 1929 में अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे वह जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कुछ कार्य कर रहे थे। सडनली ही फाउंड, उन्होंने अचानक पाया स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, यानी जो उनके पास एक कल्चर प्लेट थे जिस पर वह कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, उसमें क्या रखा हुआ था कि ग्रीन मोल्ड जो है वह रखा हुआ था। मान ले कि यहाँ पर ये जो ग्रीन है वह हमारा मोल्ड रखा हुआ है। ही ऑब्जर्व, उन्होंने पाया उस ग्रीन मोल्ड वाले प्लेट में उन्होंने पाया
द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो माउल्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट था, वह माउल्ड क्या कर रहा था कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से इस प्लेट को बचा रहा था। दूसरा कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया हमारा पनपना चाह रहा था उसको भी ये रोकने का काम कर रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और ये जो हमारा ग्रीन माउल्ड जो था वह क्या कर रहा था, बाहर से जो बैक्टीरिया अटैक कर रहा था इस प्लेट पर, उसको वह मारने का भी काम कर रहा था। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर, और इसी से जो है वह माउल्ड पेनिसिलिन का जो है वह निर्माण किया। अब देखिए यहाँ पर हमने पीछे देखा कि एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें लिखा है इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट, ये हमारा हमको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी जो भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं उस एंटीबायोटिक का यूज हमें तभी करना चाहिए जब हमको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो हमें एडवाइस दे। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई डॉक्टर अगर आपको एंटीबायोटिक दिया है किसी बीमारी के लिए, तो हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि उस कोर्स को हमें जो है वह मतलब जितना हमारा डॉक्टर जो है वह खाने के लिए दवाई या एंटीबायोटिक दिया है उस कोर्स को जो है हमें पूरी तरह से कंप्लीट कर भी लेना चाहिए, उसको आधा अधूरा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्रिकॉशन हमारे जो है वह दिया है इंपॉर्टेंट। पहला कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर डॉक्टर हमको जितनी समय के लिए एंटीबायोटिक यूज करने बोल रहा है उतना समय तक हमें करना चाहिए, यानी उसके कोर्स को पूरा करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, अब यहाँ कह रहा है कि यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेते हैं जब उसकी आवश्यकता नहीं हो, मगर अगर हम बिना आवश्यकता के ही एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो अगली बार जब हम बीमार पड़ेंगे या बीमार होंगे और आपको अगर वही प्रतिजैविक यानी वही एंटीबायोटिक टैबलेट अगर दिया जाएगा तो वह उतना प्रभावी नहीं होगा, यानी उसका कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, अगर कभी आपको उस एंटीबायोटिक का फ्यूचर में यूज है, अगर आपने ज्यादा एंटीबायोटिक पहले यूज किए हुए हैं तो होगा क्या कि बाद में अगर जब उसकी आवश्यकता पड़ेगा उसी एंटीबायोटिक टैबलेट का, तो अगर हम लेंगे उस एंटीबायोटिक टैबलेट का या उसका हम यूज करेंगे तो हमको उसका कोई इफेक्ट जो है वह नहीं पड़ेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और यहाँ पर यह भी कह रहा है कि अगर हम लोग अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक का अगर यूज करेंगे तो हमारे शरीर में जो यूजफुल बैक्टीरिया है, जो लाभदायक हमारे शरीर के लिए है बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया को भी मार सकता है। एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are caused by virus, बोल रहा है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। मतलब कहने का है कि अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, अगर हम उस केस में एंटीबायोटिक का दवाई लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सर्दी खांसी जो बुखार होता है वह हमारा वायरस के द्वारा होता है, जबकि एंटीबायोटिक हमारा जो है वह बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। अभी आगे देखते हैं हम लोग वैक्सीन के रिलेटेड। लिखा है व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। यहाँ पे कर रहा है जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है वह एंटीबायोटिक जो है उत्पन्न करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर्स अगेन। शरीर को यानी जो हमारा शरीर है यह भी स्मरण रखता है कि वही जब सूक्ष्मजीवी अगर हमारे शरीर में पुनः यानी दोबारा जब प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से लड़ा जाए। यानी जो एंटीबायोटिक होता है हमारे शरीर के अंदर, वह एंटीबायोटिक क्या करता है, बाहर से आने वाले कीटाणु को मारने का काम तो करता है, साथ साथ में वह यह भी याद रखता है कि जो कीटाणु हमारा पहले आया है अगर वो दोबारा भी आएगा
तो उसके साथ हम कैसे फाइट करें। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. यहाँ पर कह रहा है कि अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि हम लोग कोई मृत या निष्क्रिय अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर या उसके शरीर में अगर हम प्रवेश कराया जाए यानी शरीर में दिया जाए, तो शरीर की जो कोशिकाएं होती है वह उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। यानी जब हम एक एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब शरीर के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एंटीबायोटिक हम अपने शरीर के अंदर में डाल रहे हैं, तो वह क्या करता है कि जो शरीर हमारा होता है वह शरीर की जो कोशिकाएं होती है वह क्या करता है उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक जो है वह उत्पन्न करके और रोगों को नष्ट करने का काम करती है, तो उसको नष्ट कर देती है। द एंटीबायोटिक्स रिमेन्स इन द बॉडी एंड यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर कह रहा है यह प्रतिरक्षी जो होता है यानी ये जो एंटीबायोटिक होता है वह हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। मतलब जो हमने मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर में एंटीबायोटिक के रूप में हमने डाला था वह हमारे शरीर में लंबे समय तक जो है वह बना रहता है और वह हमें बीमारियों से और साथ में बीमारी से होने वाले जिस सूक्ष्मजीवी से बीमारी होता है उस सूक्ष्मजीवी को भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। और यही है कि हमारा जो वैक्सीन होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा कि हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियां हैं जो हम वैक्सीन के द्वारा ही जो है वह हमें सुरक्षित रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ साइंटिस्ट का नाम है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर अ स्मॉल पॉक्स इन 1798। कभी कभी क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स, हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ड जेनर जो है वह स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का डिस्कवर किया था जो 1798 में किया था। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। यहाँ पर कह रहा है कि आपको बचपन में आपको अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के टीके जो है वह लगाए गए होंगे यानी वैक्सीन लगाया गया होगा। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। क्या उस बीमारी को मतलब जिसके लिए टीका दिया गया है उस बीमारी का क्या आप लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और इसके लिए आपको अपने माता पिता का हेल्प लेना होगा या ले सकते। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। यहाँ पर कह रहा है कि सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा देने के लिए या तो उससे बचाने के लिए ये आवश्यक होता है कि ये जो टीके हैं कहीं पर भी अगर निकट के अस्पताल में उपलब्ध होता है तो बच्चों को दिया जाता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर regarding protection of children against polio under the pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को जो पोलियो से बचाने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि टेलीविजन में या समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन जो है वह प्लस पोलियो के अभियान की तरफ दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि पोलियो ड्रॉप्स जो है वह बच्चे को पिलाया जा रहा है। तो ये जो हमारा पोलियो ड्रॉप्स है ये भी एक प्रकार का हमारा वैक्सीन है जो बच्चे को पोलियो से यानी पोलियो जो बीमारी होता है उससे हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स हैज फाइनली लीड टू हिज इरिडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने बहुत सारे अभियान चलाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ
कि विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का जो है वह सफाया हो गया। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from the several diseases. यहाँ पर कह रहा है कि आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं उनके जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। यहाँ पर दिया है अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका यूज करके हम लोग मिट्टी के उपजाऊ को भी यानी उसकी उर्वरता को जो है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, यानी उसका स्थिरीकरण जो है वह करता है, यानी उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और इसी के द्वारा जो है वह मृदा में नाइट्रोजन का जो संवर्धन जो है वह करता है। मतलब जो नाइट्रोजन मिट्टी से खत्म हो गया था उस नाइट्रोजन को फिर जो है वह बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर करके उसको जो है उस मिट्टी में नाइट्रोजन को फिर वह वापस लाता है तथा उसकी उर्वरता में भी वृद्धि करवाता है। इससे सामान्यतः यानी इसको साधारणतः हम लोग नाइट्रोजन यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, कि बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सर है वह क्या है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लीनिंग द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का शुद्धिकरण। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व, बूजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया द स्कूल गार्डनर यानी स्कूल के बगीचे को, मेकिंग मैन्योर जहां पर जो है वह खाद बनाया जा रहा था, along with their friends अपने दोस्तों के साथ, they collected waste of plants, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो है वो बहुत सारे कचड़े जैसे पौधे का कचरा, प्लांट्स का, वेजिटेबल सब्जियों का, एंड फ्रूट्स और फलों का, फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डनर्स यानी बगल के घरों से और बगीचे से जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पौधे के वेस्ट को, सब्जी को और फ्रूट्स के वेस्ट को जो है उन्होंने जमा किया। दे पुट देन इन द पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उसको क्या किया उन्होंने कि जो गड्ढा बनाया जाता है जहां पर कचरे का जो है वह निपटान किया जाता है, वैसे गड्ढों पर जो उन्होंने डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और वही जो कचरा डाला था उन्होंने बूझो और पहेली ने, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वह डिकम्पोज हो गया और वह खाद के रूप में जो है वह परिवर्तित हो गया। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब बूझो और पहेली जो है वह जानना चाह रहा है कि जो कचड़े हमने डाला था जो सड़ा गला हुआ नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद वह सड़ गल करके और डिकम्पोज होकर के वह खाद के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्टिविटी 2.5 में क्या लिखा हुआ है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। यहाँ पर कह रहा है कि 2 गमले लेना है और प्रत्येक को मिट्टी से मतलब आधा मिट्टी जो है वह दोनों में आधा आधा भरना है और उन्हें मार्क देम ए एंड बी, और उसका नाम देना है ए एंड बी, दोनों गमले को, एक का ए और दूसरा का बी। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये गमला है, ए गमला, दूसरा गमला हमारा है यहाँ पर ये है जो है वह बी गमला है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि आधा भाग जो है वह दोनों गमले को आधा आधा भाग जो है वह हमको मिट्टी डालना है और इसका नाम हमको दे देना है ए और इसका नाम दे देना है बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट, ये अब पॉट जो ए था इसमें हमको क्या करना है कि जो प्लांट के वेस्ट थे, यहाँ पर हमको क्या करना है कि प्लांट का जो वेस्ट था उसको हमको इसमें डालना है, ए बर्तन में। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉय इनपुट बी, और ये जो हमारा जो पॉट बी था उसमें हमको क्या भरना है, पॉलीथीन का बैग भरना है, जो हमारा खाली बोतल से प्लास्टिक का उसको भरना है, ब्रोकन ग्लासेस भरना है, टॉय भरना है ना, तो ये सारे चीज को भरना है बी वाले पॉट्स में। पुट द पॉट्स ए साइड, ऑब्जर्व देन आफ्टर 3-4 वीक्स। अब क्या करना हमको कि ये जो हमारा दोनों बर्तन है इस बर्तन को कहीं पर
3-4 हफ्ते के लिए हमको इसको छोड़ देना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? कह रहा है क्या आप दोनों गमलों में से कुछ अंतर दिखाई देगा, दोनों गमलों में से कुछ? इफ सो, यदि हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो क्या डिफरेंस हमको दिखाई देगा? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन ए पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज। तो हम देखेंगे कि जो बर्तन हम ए लिए थे, जिसमें हम प्लांट वेस्ट लिए थे, वह प्लांट वेस्ट क्या होगा, सारे जो है वह डिकम्पोज हो करके, है ना, डिकम्पोज होकर के वह मैन्यूर यानी खाद में जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ डिड दिस हैपन? लेकिन ये हुआ कैसे? द प्लांट्स वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट था पॉट ये में, वह डिकम्पोज हो गया, और वह जो डिकम्पोज हुआ वह हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी में हमारा जो है वह प्रेजेंट था, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो है वह कचड़े को जो है वह कन्वर्ट करके, यानी उसको सड़ा करके, गला करके जो है वो उसको खाद के रूप में चेंज किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जो है वह खाद बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सूक्ष्मजीव द्वारा जो पादप अपशिष्ट का अपघटन हुआ था, जिसका डिकम्पोज हुआ था, जो खाद के रूप में परिवर्तित हुआ था, तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है उसका हम पुनः जो है उपयोग, यानी पौधे का प्रोडक्शन करने में भी जो है वह उसका यूज कर सकते हैं। यानी अगर उस खाद को हम किसी फसल वाले खेत में फिर अगर हम डाल देते हैं, तो वह फसल फिर उस खाद का जो है यूज करके वह अपना जो है प्लांट ग्रो कर सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी? क्या आपने पॉट बी में ध्यान दिया? द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोतल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। कह रहा है यहाँ पर कि जो हम लोग बर्तन बी में लिए थे, पॉट बी में, उसमें जो पॉलिथीन की थैली था, कांच की खाली बोतल था, खिलौना का टूटा हुआ टुकड़ा था, इस प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ, उसका डिकम्पोज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट फ्रॉम इनटू मैन्योर। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्लास्टिक बोतल जो हमारे थे, उसको सूक्ष्मजीवी जो है उसका डिकम्पोज नहीं कर पाया और उसको जो है वह खाद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया। यू ऑप्शन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अक्सर बड़ी मात्रा में, यानी बहुत जगहों पर देखे होंगे कि मृत जीवों का या कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में आप देखे होंगे कहीं पर बाहरी भाग में। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। लेकिन उसको अगर हम लोग मान ले कि देखे हुए कहीं पर कि कोई जानवर मरा हुआ है, वह सड़ गल रहा है, तो कुछ दिन के बाद हम लोग वहां जा करके देखेंगे, 1-2 दिन के बाद, तो हमको वह जो है वह दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जानवर मरा हुआ था, जो सड़ना गलना स्टार्ट किया था, जिसको हम एक दिन पहले देखे थे, कुछ उसी को अगर हम 2-3 दिन के बाद जाकर के देखते हैं तो वह हमको वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो वह दिखाई क्यों नहीं देगा? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सबस्टांसेस। तो वह जीव या वह पौधा जो सड़ गल रहा था जमीन के ऊपर, कुछ दिनों के बाद हम उसको जाके देखेंगे तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य कारण है कि जो सूक्ष्मजीव होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वह मरे हुए जैविक अवशिष्ट का या मरे हुए जैविक जानवरों का जो पदार्थ होता है, जो शरीर होता है, उसको वह डिकम्पोज करके और उन्हें सरल पदार्थ में जो है वह परिवर्तित कर देता है, जो हम खाद के रूप में जानते हैं। These substances are again used by other plants and animals। अब बोल रहा है कि जो खाद के रूप में परिवर्तित हो गया था, यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा फिर पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। These microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby
क्लीन अप द एनवायरमेंट। और यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीवी होता है वो हानिकारक एवं दुर्गंध पदार्थों का निपटारा करता है और हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भी मदद करता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, वह पर्यावरण का जो है वह शुद्धिकरण करते हैं। अगला टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब अब हमको यहाँ पे देखना है, जितना भी हमने अभी पीछे पढ़ा वो सारे जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कुछ ना कुछ लाभ या फायदा हमको मिल रहा था, लेकिन अब जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, यानी सूक्ष्म जीव जो है वह अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causes disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activity. यहाँ पे करा है कि सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वह कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ जो है वह सूक्ष्म मनुष्य, जंतु और पौधे के लिए जो है वह रोग उत्पन्न करने का कारक भी बनता है। और जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उसी रोगाणु वाले सूक्ष्म जीवी को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी भोजन को, कपड़े को एवं चमड़े की जो वस्तु होता है उसको भी वह जो है वह मतलब हानि पहुंचा सकता है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में कुछ इफेक्टेड है। जैसे यहाँ पे दिया है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, यानी सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्यों में जो रोग कारक होता है वह सूक्ष्म जीवी के कारण कैसा होता है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यहाँ पे कह रहा है मनुष्यों में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी होते हैं वह या तो श्वास के द्वारा, या तो पीने वाले जल के द्वारा, या भोजन के द्वारा जो है वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो श्वास लेते हैं, जो पानी लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, क्या वह हमारे लिए 100% शुद्ध है, या उसके साथ क्या हमारे जो है वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे जो भोजन है जो हम खाते हैं उसमें श्योर कुछ ना कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हानिकारक वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल्स। अब यहाँ पर यह भी कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुआ है या कोई जानवर को अगर बीमारी हुआ है तो उसके कांटेक्ट के द्वारा भी जो है वह हमें वह बीमारी हो सकता है। अगर किसी के व्यक्ति को अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है तो उस व्यक्ति के संपर्क में अगर आएंगे तो वह बीमारी हमें भी हो सकता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे कह रहा है कि जो सूक्ष्मजीवी द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, जिसको हुआ है बीमारी, से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा या तो जल के द्वारा या तो भोजन के द्वारा अथवा कायिक संपर्क के द्वारा जो है वह फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज हम किसे कहेंगे, व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज? तो कम्युनिकेबल डिजीज हमारा वैसे डिजीज होते हैं जो हम किसी बीमार व्यक्ति के साथ संपर्क आने से हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो वह बीमारी जो दूसरे व्यक्ति को हुआ था, वह बीमारी अगर हमारे शरीर में आ जाता है उसके संपर्क होने से, तो इस प्रकार की बीमारी को जो हम लोग कहते हैं वह कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सच डिजीज इंक्लूड्स क्लोरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। और जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति के होने से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है संपर्क के द्वारा, वैसे बीमारी का नाम यहाँ पर हमारा है वह है हमारा हैजा, ठीक है। फिर है तुम्हारा सामान्य जो सर्दी खांसी होता है, जो चिकन पॉक्स होता है, वो जो टीबी रोग होता है, क्षय रोग, ये जो है वह हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क होने से भी हो सकता है। When a person suffering from common cold disease find droplets of moisture carrying thousands of virus are separated in air, the virus may enter
द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन while breathing and causes infection। यहाँ पर कह रहा है कि when a person suffering, जब हम जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति के छींकने से होता है, यानी जो जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर छींकता है या उसके कुछ सूक्ष्म बूंदे जो है जब जैसे वो छींकता है तो उसके मुंह से जो हमारे कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें हजारों रोग वायरस यानी वायरस जो है वह पाया जाता है, वह जब वायु के संपर्क में आता है तो वह वायु के द्वारा अगल बगल के व्यक्तियों के पास भी जो है वह वायरस जो है वह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर छींकता है तो उसके छींकने से हजारों रोग वायरस यानी रोग कारक जो वायरस होता है वह हवा में जो है वह फैल जाता है, यानी वायु में जो है वह आ जाता है और ये वायरस श्वास के साथ अगल बगल के दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर भी जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति भी जो है वह उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person। यहाँ पे कराए जब हम छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रख लेना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। या तो हम अपने नाक या मुंह को हम बंद कर सकते हैं और नहीं तो अच्छा हमारे लिए यही है कि जो इन्फेक्शन व्यक्ति है इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे हमें दूर रहना चाहिए। देयर आर some insect and animals which act as a carriers of disease causing microbes। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कीट एवं कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवी के रोग वाहक का कार्य करता है। मतलब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारे बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैला सकता है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर्स, और उसमें से जो हमारा हाउस प्ले है वह एक कारक है, यानी वह भी एक हमारा रोग वाहक है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सरेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह जो घरेलू मक्खी था जो हमारा हाउस प्ले था वह मक्खी क्या करेगा कि कूड़े एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ में बाहर में जाकर के वह बैठती है। पैथोजेंस स्टिक्स टू देयर बॉडीज, तो वहां क्या होगा कि जो रोगाणु होते हैं उसके शरीर से चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। अब क्या होगा कि वह मक्खी जो बाहर के गार्बेज में जो बैठा हुआ था जिसके शरीर में बहुत सारे पैथोजन जो है वह चिपक गया था वह आकर के हमारे बिना ढके हुए भोजन में आकर के वह जब बैठेगा तो वह पैथोजन जो है वह उसके शरीर से ट्रांसफर होकर के हमारे भोजन में आ जाएगा। However, it's the contaminated food is likely to get sick। और वही contaminated food को जब हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए it is advisable to always keep food covered। और यही कारण है कि हमें जो है वो अपने भोजन को ढक करके रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered items of food। और जो हमारा भोजन ढका हुआ नहीं है उस बिना ढके हुए भोजन को हमें जो है वह खाना भी नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल। और दूसरा जो हमारा कैरियर है जो हमारे रोग वाहक का काम करता है और वह है एनफ्लूएंजा मॉस्क्विटो विच कैरियर्स द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। और ये क्या करता है कि जो हमारा एनफ्लूएंजा मच्छर है ये एक प्रकार का भी उदाहरण है किसका, जो वहां का कार्य करता है। फीमेल एडिस मॉस्क्विटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मच्छर होता है वह प्लेज्मोडियम यानी जो मलेरिया परजीवी होता है उसका वहां का काम करता है। मादा जो एडिस मच्छर है वह डेंगू के वायरस का भी वह काम करता है, यानी जो मादा मच्छर होता है वह क्या करता है कि अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो उसके शरीर में वो बैठता है, फिर वह क्या करेगा कि वो उसके शरीर से उठ करके जब वह दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर के बैठेगा तो उसका जो वायरस था जो रोग जनित व्यक्ति था उसका वायरस जो है वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से वह डेंगू जो बुखार है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह ट्रांसफर हो सकता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द सेपरेट ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम मलेरिया अथवा डेंगू का
नियंत्रण जो है वह कैसे कर सकते हैं, यानी उससे हम बच कैसे सकते हैं। ऑल मॉस्क्वाइटोस ब्रेड इन वाटर, यहाँ पे कह रहा है कि सभी मच्छर जो है वह जल में उत्पन्न होते हैं, यानी जल में अपनी संख्या को बढ़ाता है। Hence, one should not let water collected anywhere, यहाँ पे कह रहा है कि हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर्स, पॉट etc, जैसे कि कूलर में, टायरों में या फूलदानी में इत्यादि में जो है वह हमें कभी भी जल को एकत्र होने नहीं देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, और हमें जो है वह अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसको हमें साफ और सूखा रखना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्वाइटो फ्रॉम ब्रीडिंग, और इससे जो है वह हम मॉस्क्वाइटो यानी मच्छरों की बढ़ती संख्या से हम कंट्रोल पा सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प्स टू अवॉइड द सेपरेट ऑफ मलेरिया, ऐसा उपायों की सूची हमको बनाना है जिसके प्रयास से हम मलेरिया का जो है वह एक जगह से दूसरे जगह फैलने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारा मॉस्क्वाइटो है वह भी एक रोग वाहक का कार्य करता है, यानी एक व्यक्ति से जो पीड़ित है उस व्यक्ति से जो वह रोग है वह स्वस्थ व्यक्ति में भी जो है वह ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं टेबल में सम कॉमन ह्यूमन्स डिजीज काउजेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ यहाँ पे जो है वह कॉमन डिजीज दिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं टेबल में दिया है वो ह्यूमन डिजीज, दूसरा में हमारा है काउजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम, तीसरा में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चौथा में है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीमारी का हमारा नाम दिया है ट्यूबरक्लोसिस, वह होता है बैक्टीरिया के द्वारा और वह फैलता है यानी ट्रांसफर होता है एयर्स के द्वारा। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, अगर ये सारी बीमारियां जब होती है तो वैसे पेशेंट को हमें आइसोलेशन में रखना चाहिए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने देना नहीं चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, यानी जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के साथ दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जो है उसके कांटेक्ट में आने नहीं देना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट ए सुटेबल एज, और वैक्सीन जो है वह सुटेबल एज यानी जब जब जिस उम्र में वैक्सीन दिया जाना चाहिए उसी उम्र में जो है उस वैक्सीन को उसको दिलवाना चाहिए। उसमें से जो हमारा है मैस्लेस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैस्लेस जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है और हवा के संपर्क में आने से, वायरस वह भी एयर के द्वारा, पोलियो जो है वह वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा होता है, वह भी एयर व वाटर के द्वारा ट्रांसफर होता है। फिर आगे है हमारा क्लोरा हेजा, हेजा भी जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वह वाटर या फूड भोजन के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। जैसे टाइफाइड बुखार हमारा है वह भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वह भी पानी के द्वारा हमारा जो है ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। मेंटेन द पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिटेट्स, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्तिगत व्यक्ति को स्वच्छ एवं अच्छी आदतों का अपनाना चाहिए, तब जाकर के हम क्लोरा और टाइफाइड से बच सकते हैं। कंज्यूम प्रोपरली कूल्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, और हमको इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी भोजन हम खाते हैं या पानी पीते हैं तो उसे हमें उबाल करके पीना चाहिए, यानी गर्म पानी या गर्म जो है वह भोजन हमें खाना चाहिए और साथ में हमें टीका भी लगाना चाहिए। अगला है हेपेटाइटिस ए, तो ये भी जो है वह वायरस के द्वारा हमारा फैलता है और ये वाटर से जो है वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, यानी उबले हुए पेयजल का प्रयोग जो है और टीकाकरण जो है हमें कराना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। मलेरिया जो है वे भी जो है वह हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा वह फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मॉस्क्वाइटो जो है वह एक जो है वह वाहक का काम करता है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। यूज मॉस्क्वाइटो नेट्स एंड रिप्लीमेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वाइटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, मतलब मच्छरदानी का हमको प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना है, कीटनाशक का छिड़काव करना है एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने का भी काम करना है। साथ में हमको क्या करना है कि पानी को जो है वह कहीं हमें जमा होने नहीं देना है। ये सारे चीज जो है वो हमें इसमें ध्यान रखना है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बीमारी जो है वह मनुष्यों को जो है वह इफेक्टेड करता है। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एज शोन इन टेबल, मतलब मनुष्यों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा उनके रोकने
ये जो है कुछ उपाय जो है वो हमने अभी देखा ऊपर के टेबल में जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर है अगला हमारा डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी वह बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है लेकिन जानवरों में होता है, यानी एनिमल्स में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली काउजेज डिजीज इन ह्यूमंस, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके द्वारा सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में, एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों दूसरे पौधे में भी हो सकता है। मतलब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे हैं जो मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है, पेड़ पौधों को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ जानवरों को भी जो है वह प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन्स एंड केटल डिजीज काउजेज बाय ए बैक्टीरिया। यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि एंथ्रेक्स जो एक ऐसा बीमारी है जो मनुष्यों में भी और जो जानवर होते हैं कैटल जो मवेशियां होती है उनमें भी जो ये भयानक रोग होता है। यानी जो एंथ्रेक्स बीमारी है वह हमारे मनुष्यों में भी हो सकता है और केटल्स जो हमारे मवेशी है उसमें भी हो सकता है। मनुष्यों मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो एंथ्रेक्स, जो जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ केटल इज काउजेज बाय वायरस, यानी जो गाय में खुर में या मुंह में जो होता है वह भी जो है बीमारी वह वायरस के द्वारा होता है। फिर यहाँ पे है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। यहाँ पे कह रहा है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी, यानी कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे हैं जो पौधे को भी प्रभावित करता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउजेस डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट। यहाँ बोल रहा है कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवी हैं जो गेहूं को, चावल को, आलू को, शुगर कैन यानी गन्ना को, ऑरेंज संतरे को, एप्पल सेब को एंड अदर्स दूसरे को भी वह बीमार कर सकता है। ये सारे पौधे को जो है वह बीमार कर सकता है। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीवी होते हैं जो फसल के उपजाऊ को भी प्रभावित कर सकता है, उसको घटा सकता है। सी टेबल 2.2 जो यहाँ नीचे के टेबल में हमारा दिया हुआ है। फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज, कुछ पौधे वाले बीमारी, दे कैन बी कंट्रोल बाय, और उसको जो है वह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स, यानी कुछ केमिकल पदार्थों का यूज करके हम जो है वह पेड़ पौधों में होने वाले जो रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी हम मार सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल में कि कुछ हमारे जो है वह कॉमन प्लांट्स डिजीज का नाम दिया है और जो काउजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे दिया है हमारा पहला बीमारी जो है वो हमारा है साइट्रस कैंकर, यानी नींबू कैंकर, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये हवा के द्वारा जो है वह फैलता है। दूसरा यहाँ पे है रस्ट ऑफ वीट, मतलब गेहूं की रस्ट, जो फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है और ये एक खेत से दूसरे खेत जो है वह हवा के द्वारा या तो सीड्स के द्वारा भी फैलता है। तीसरा यहाँ पे दिया है वेलोविन, जो भिंडी के पत्ते में होता है, मोजिक ऑफ भिंडी, यानी भिंडी के पत्ते में जो है ये एलोविन जो बीमारी है वह पाया जाता है और ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है और ये जो ट्रांसफर करता है वह इंसेक्ट के द्वारा, यानी जो कीटाणु के द्वारा जो है वह एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वह ट्रांसफर होता है। थैंक यू।